हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर्स में आज 26 और 27 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023। ठीक है, हरिमऊ शक्ति 2023 का अभ्यास है। ये किन के बीच में है, क्या है, ये देख लें। तो ये भारत और मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, ये नोट कर लें, भारत और मलेशिया का द्विपक्षीय, ठीक है, 2 दिवसीय द्विपक्षीय संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, यानी दोनों पक्ष इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, हरिमऊ शक्ति नाम है। नेक्स्ट है नैनोडाई अमोनिया फॉस्फेट लिक्विड। इफ्को ने देश का पहला, यहाँ पे नोट कर ले, देश का पहला नैनो DAP उत्पादन संयंत्र गांधीनगर गुजरात में कलोल के पास शुरू किया है। ठीक है, लिक्विड DAP नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक उत्तम स्रोत है। यह मिट्टी में इनकी कमी की भरपाई करने में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो कमी होती है लिक्विड में, मिट्टी में, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। इसके लाभ क्या हैं? तो यह पृष्ठीय क्षेत्र में सरफेस एरिया की तुलना में आयतन, यानी समान आयतन से अधिक सरफेस एरिया के स्तर पर लाभकारी होता है। ठीक है, पृष्ठीय सरफेस एरिया के आयतन जो चरकोर जगह होता है वहाँ पे ये बहुत लाभकारी है। इसके कण का आकार लगभग 100 नैनोमीटर से कम होता है। यह गुण इसे बीज की सतह के अंदर रंध्र यानी स्टिमेटा के माध्यम से प्रवेश कराने में सक्षम बनाते हैं। इसके अन्य लाभ हैं, यह फसल की उपज और किसानों की आय में वृद्धि होगी और रसायनों के उपयोग में भी कमी आएगी। लिक्विड DAP का भंडारण और परिवहन आसान है। ठीक है, तो ये 3 लाभ हैं, इसके नोट कर लें। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। भारत और IAEA ने ग्लोबल साउथ में परमाणु प्रौद्योगिकी उपयोग के विस्तार का सहयोग करने के लिए सहमत हुए। ठीक है, IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय स्तर का अंतर सरकारी मंच है। ये नोट कर ले, अंतर सरकारी मंच है, विश्व का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। भारत 1957 में AA का संस्थापक सदस्य रहा। भारत क्या है? संस्थापक सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। IAEA ने रक्षोपाय समझौते की एक प्रणाली विकसित की है। इससे यह सत्यापित करने के लिए विकसित किया गया है कि परमाणु सामग्रियों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जो परमाणु हैं उसका उपयोग शांति के लिए किया जा रहा है। कौन सा? रक्षोपाय समझौता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी उसका सहयोगी है। भारत और IAEA 2009 में भारत में असैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए रक्षोपाय के उपयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। किस पे? तो असैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड यानी सिम कार्ड। सिम कार्ड एक माइक्रोचिप होता है। यह किसी नेटवर्क पर ग्राहक की पहचान करता है। मोबाइल फ़ोन को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मानकों का पालन करने वाले किसी भी नेटवर्क से जुड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, GSM से जुड़ना अनिवार्य होता है सिम कार्ड को। इसके अन्य कार्य में देखें तो ये अपने स्वयं का ID नंबर, जैसे फ़ोन नंबर होता है ना 10 डिजिट का, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर ID, ठीक है, ऐसे संबंधित सूचना, ग्राहक की लोकेशन, क्षेत्र की पहचान, उसके कनेक्शंस एंड संदेश आदि उसमें रहते हैं। सिम कार्ड में हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, सिम कार्ड का नवीनतम संस्करण eSIM है। यह यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड में लोड किया गया एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो eSIM कार्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसको नोट कर लें। इसे मोबाइल उपकरण में स्थायी रूप से लगाया जाता है, यानी परमानेंट होता है। अब आएगा जो वही सिम कार्ड, वो मोबाइल में परमानेंटली होगा। जैसे कैमराज वगैरह होते हैं वैसे ही वो भी परमानेंट होगा। सिम कार्ड अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादों की लेबलिंग पर QR कोड। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण
ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद करने के लिए खाद्य उत्पादों पर QR कोड लगाने की सिफारिश की है। किसके लिए? दृष्टिबाधित यानी अंधे व्यक्तियों के लिए QR कोड लगाने की सिफारिश की है। ठीक है, यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन में 2020 के अनुरूप है। इसके अलावा यह दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का भी अनुपालन करता है। ठीक है, इन QR कोड्स में उत्पादन के बारे में व्यापक विवरण होना चाहिए। इन विवरणों के में निर्माण सामग्री, पोषक संबंधी जानकारी, एलर्जी करने वाले तत्व, विनिर्माण तिथि, सर्वोत्तम गुणों को बनाए रखने या उपयोग की अंतिम तिथि इत्यादि शामिल होती है। यानी QR कोड करने पे उनको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, इसको नोट कर लें, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है। ठीक है ना, यानी इसमें अगर वो QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो सारी सूचनाएं उनको मिलेंगी। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही वो बोल कर बताएगा कि उनको पता चलेगा कि कब एक्सपायर हो गया, क्या क्या उसमें कमी है या क्या क्या उस खाद्य पदार्थ में चीज़ें हैं। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिकरण। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA 1967 के तहत मामलों का निर्णय लेने के लिए एक अधिकरण का गठन किया है। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिकरण, केंद्र सरकार इसका गठन किसी संगठन पर प्रतिबंध की पुष्टि करने के लिए करती है। ठीक है, केंद्र सरकार गठन करती है इसका। यह अधिकरण एकल व्यक्ति वाला होता है, यहाँ पे ये भी नोट कर ले, एकल व्यक्ति वाला होता है। वह व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है और वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, जो इसमें अधिकरण है, तो उसमें केंद्र सरकार गठन करता है। एकल व्यक्ति वाला अधिकरण है, यानी एक व्यक्ति इसमें होगा, वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा और वो हाई कोर्ट से का न्यायाधीश होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। UAPA की धारा 6 के तहत यदि किसी संगठन को गैर कानूनी माना जाता है तो केंद्र को इससे जुड़ा प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर एक अधिकरण के पास भेजना होता है। यहाँ पे टाइम देख लें, 30 दिन है, नोट कर लें। अधिकरण तब निर्णय लेता है, जो अधिकरण बनाया गया है जिसमें एक व्यक्ति है, कि क्या संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। अगर पर्याप्त कारण मौजूद है तो उसको घोषित कर दिया जाता है। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है, साथ ही यह अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं विनियमित यानी रेगुलेट करता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स का न्यायाधीश होता है तो पावर तो होनी पड़ेगी। हाल ही में, ठीक है, इसके बाद हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, भारत तिब्बत पुलिस बल दिवस मनाया गया है। यह 1962 में स्थापित किया गया था। यह एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है। ठीक है, इसमें 7 केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है। अब 7 केंद्रीय पुलिस बल कौन कौन से देख लें। एक तो वो था भारत तिब्बत, उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल SSB, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, राष्ट्रीय सुरक्षा बल NSG और असम राइफल्स। ठीक है, 7 हो गए। यह 1992 के ITBPF अधिनियम और 1994 में बनाए गए ITBF अधिनियमों द्वारा शासित होता है, यानी भारतीय तिब्बत पुलिस बल। और ये जो है, यह बल अपने कर्मियों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित विविध कौशलों में प्रशिक्षित करता है, क्योंकि पर्वतीय इलाका और बर्फीले इलाकों में होता है तो वो सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCL, हाल ही में NCL को लोग वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया है। NCEL की स्थापना 2023 में की गई थी। इसे शहरी क्षेत्र से निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में गठित किया गया है। इसे बहुराज्यीय सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। इन उद्देश्यों में शामिल है, इसके क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को समृद्ध बनाना, जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों को खोजना, जैव ईंधन के लिए वैश्विक बाजार में भारत को उचित स्थान दिलाना आदि। ऐसे सभी सरकारी समितियाँ जो नियमित निर्यात के रूप में रुचि रखते हैं NCL के सदस्य बनने के लिए पात्र, यानी जो निर्यात करना चाहते हैं, बेचने के लिए वो पात्र हैं। एक खबर है, हाल ही में संसद से रिलेटेड है। संसद सदस्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकसभा आचार समिति द्वारा कैश फॉर क्वेरी आरोप में उनकी शिकायत संक्षिप्त में पूछा की गई है। ठीक है, पूछताछ की गई है, सम्मिलित लेकर पूछताछ हुई है उससे।
ठीक है। तो सदस्य ने किसी विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाने या ऐसे किसी करने के मुआवजा प्राप्त करने के इरादे से लोकसभा में अपनी रोज से प्रश्न अपलोड करने के एक व्यक्ति को अपनी संसदीय लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है। इन आरोपों ने सांसदों के नैतिक आचरण और व्यक्तिगत लाभ की उनके पदों को संभावित दुरुपयोग में चिंताएं बताई हैं। ठीक है। किसी ने, सांसद ने ऐसा लॉगिन और पासवर्ड दे दिया अपना, तो इसे प्रश्न उठा। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। प्रश्न उठाने की प्रक्रिया। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की नियम 32 और 4 से लेकर 54 तक लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10 से 18 शासित होता है। ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने उद्देश्यों की जानकारी होती है। यानी एक पहले नोटिस दिया जाएगा महानिदेशक को और बताया जाएगा कि क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नोटिस में आमतौर पर प्रश्न के टेक्स्ट, जिसमें मंत्री को प्रश्न संबोधित किया गया है, उसका आधिकारिक पदनाम व तारीख जिस पर उत्तर वांछित है और प्रश्न के संदर्भ में प्राथमिकता का क्रम शामिल होता है। जब सांसद एक ही दिन में प्रश्नों को कोई नोटिस पेश करते हैं, यानी एक ब्यौरा होता है कि आप किस व्यक्ति को वो मैसेज देना चाहते हैं या किस व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहते हैं और कब उसकी उम्मीद करते हैं कि आप उस दिन वो व्यक्ति आपको उसका उत्तर दे। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। सांसद एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं यानी मौखिक और लिखित दोनों जमा कर सकते हैं। इन सीमाओं से अधिक नोटिस उसी सत्र के अगले दिनों के लिए विचार किया जाता है। यानी एक दिन में 5 ही होता है, लिखित हो या अलिखित हो, मौखिक हो। नोटिस अवधि आमतौर पर कृषि प्रश्न के लिए नोटिस अवधि 15 दिन से कम नहीं होती है। ठीक है। आपको 15 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा। सांसद अपने नोटिस या ऑनलाइन सदस्य पोर्टल के माध्यम से अथवा संसदीय सूचना कार्यालय से मुद्रित प्रपत्रों का उपयोग करके जमा करवा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन्हें प्राप्त नोटिसों की समीक्षा करते हैं। इनमें स्थापित नियमों के आधार पर उनकी स्वीकार्यता का निर्धारित करता है कि वो बताता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कि हाँ, आपके जो प्रश्न आपने जो पूछा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो प्रश्नों की स्वीकार्यता की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे प्रश्न 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए तथा तर्क, अनुमान तथा मानहानिकारक कथन किसी व्यक्ति की शासकीय अथवा सार्वजनिक स्थिति के अतिरिक्त उसके चरित्र अथवा उच्चारण का उल्लेख करने से बचता हो। यानी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और शब्दों की सीमा भी है। व्यापक नीतिगत मुद्दों के प्रश्नों में संक्षिप्त उत्तर देना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए विशेष नीतिगत मुद्दों के बारे में प्रश्न स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। प्रश्न न्यायिक विचाराधीन अथवा संसदीय समितियों से जुड़े मामलों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है। उन्हें ऐसी जानकारी मांगने से भी बचना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता में अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ नोट कर लें, जैसे राज्यसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता राज्य परिषद में प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 47 से और 50 द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है। यह विभिन्न मानदंडों के बीच प्रश्न स्पष्ट, विशिष्ट एवं केवल एक मुद्दे तक ही सीमित होने, कोई एक ही टॉपिक होने चाहिए। कई टॉपिक्स पे एक ही बार उत्तर नहीं दिया जाएगा। कुछ प्रश्न हैं जिनकी श्रेणियाँ हैं, जैसे तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर प्रभावी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। यहाँ पे नोट कर लें, तारांकित प्रश्न सांसद पूछता है और उत्तर मौखिक में दिया जाता है, यानी उसी टाइम पे मिलता है। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है और एक सांसद एक तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछेगा। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका जवाब दे दिया, तो क्या है, अनुपूरक प्रश्न। आप क्वेश्चन डिबेट चलता रहता है उसमें। ठीक है। यानी तारांकित प्रश्न में क्या है, क्या नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लें। तारांकित प्रश्न में सांसद सदस्य पूछता है, प्रभावी मंत्री मौखिक उत्तर देता है और एक दिन में एक ही मौखिक उत्तर दिया जाता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न होता है जिस पर लिखित उत्तर व्यक्ति चाहता है और उत्तर मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा जाता है, जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो कुछ दिन बाद देता है। ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इन मौखिक उत्तरों में से उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है। तो अल्प सूचना प्रश्न जब कोई अर्जेंट
प्रश्न पूछना होता है तो 10 दिन से कम का होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है तभी आता है। निजी सदस्यों द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न। एक प्रश्न लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के 40 के तहत राज्यसभा के नियमों के 48 के तहत एक निजी सदस्य को संबोधित किया जा सकता है। लोकसभा का 40 नियम है और राज्यसभा का 48 है। उसके तहत निजी सदस्यों द्वारा संबोधित किया जाता है, बशर्ते कि प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प या अन्य मामलों से जुड़े विषय से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार। यानी अगर उससे रिलेटेड कोई मामला है जिससे वो प्रश्न पूछा जाना चाहता है और वो उस विभाग से संबंधित है तो उस पर प्रश्न पूछ सकता है, निजी सदस्य है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।